Good evening. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. So, like every alternate week, we are again here. तो हर वीक जैसे अपने एक थीम पे जीके डिस्कस करते हैं, राइट? एंड द टॉपिक्स दैट आई टेक आर फ्रॉम द सीयूईटी एग्जाम, क्योंकि उसमें काफी एग्जॉस्टिव जीके आता है। तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दैट एग्जाम. So I take the topics हाँ of जाओ। presentations from that. So today's topic is टुडेज टॉपिक इज साइंस, बेसिक साइंस, जो आप लोग ने शायद 9th 10th में पढ़ा होगा और शायद उसी की वजह से आप लोग ने कॉमर्स लिया होगा, राइट? तो वी विल डिस्कस दैट. तो बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी सीयूईटी एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे. बस मेरी प्रेजेंटेशन लोड हो जाए. ठीक है. तो एज आई सेड जस्ट नाउ कि आज का हमारा डिस्कशन बेसिक साइंस क्वेश्चंस पे होगा. दीज क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स. ठीक है. तो आप लोग को ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि हमें तो साइंस कुछ पढ़ा नहीं है. आप लोग ने सभी ने 10th तक पढ़ा है और ये जो क्वेश्चंस है वो उसी लेवल के हैं. एंड यू विल रियलाइज कि थोड़ा सा अगर आप घबराओ नहीं साइंस से, तो आप काफी सारे क्वेश्चन साइंस वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है. एंड आई हैव टेकन ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सीयूईटी एग्जाम्स. तो चांसेस आर कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने मेरी मर्जी से कोई क्वेश्चंस नहीं डाले हैं. आप लोग को डराने वाला मेरा कोई आइडिया नहीं है, राइट? आई नो कि आप लोग थोड़े से ऑफेंड हो सकते हो क्योंकि साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को, बट ऐसे क्वेश्चंस बेसिक साइंस क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैम. Fine. So, like all our classes, we will continue with that question and answer format. आप लोग को अगर आंसर पता है तो आप चैट में डाल सकते हैं, राइट? एंड इफ यू नो, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. सो वील स्टार्ट विद अवर डिस्कशन. सो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन. बीसीजी वैक्सीनेशन बड़ा ही फेमस वैक्सीनेशन होता है. ऑलमोस्ट ऑल द इन्फेंट्स हैव टू गेट दिस. तो ये कौन से एज में लगता है? हम्म. नहीं, एज आई ऑल जस्ट सेड इन्फेंट्स, तो 2 to 3 years वाले बच्चे इन्फेंट्स नहीं होते, दे आर टॉडलर्स, राइट? सो द आंसर इज सी. BCG vaccination is given to a baby when the baby is 15 or 15 days. ठीक है. तो बर्थ के 15 डेज के अंदर ये BCG वैक्सीनेशन दिया जाता है. एंड व्हाई इज दिस गिवन? टू प्रिवेंट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. तो BCG वैक्सीनेशन का
पर्पस क्या है। ये जो वैक्सीनेशन होते हैं बर्थ के बाद 2 इयर्स तक काफी सारे ऑलमोस्ट 15 वैक्सीन लगती है, राइट। तो फर्स्ट 2 इयर्स में ही बच्चे को कुछ 10 से 15 वैक्सीन लगती है। तो इन सारे वैक्सीन का पर्पस क्या है ये आपको आई थिंक पता होगा। दीज वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव मेजर्स। कुछ ऐसी बहुत सारी इलनेसेस हैं जिनके होने का हम वेट नहीं करते, जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी है हमारे पास अवेलेबल, जिनकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो इन वैक्सीन को पहले ही बच्चे को दे दिया जाता है कि ये इसको बीमारी हो ही नहीं। ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है बाय imparting the vaccine that that illness is now known to the immune system and immune system has a response against that illness। तो अगर एक्चुअल में कभी वो बीमारी होगी उस इंसान को, तो इम्यून सिस्टम को पहले से ही ट्रेनिंग मिली हुई है कि इस बीमारी से, इस बीमारी के वायरसेस से या बैक्टीरिया से या जो भी है उनसे कैसे फाइट करना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन एक्चुअली में उस बीमारी के माइल्ड वायरसेस या बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देती है, और हमारा इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया से लड़के सीख जाता है कि एक्चुअल में जब ये वायरस या बैक्टीरिया आएंगे तो उनसे कैसे फाइट करनी है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ वैक्सीन। समझ आया क्या? So the name BCG, it comes from its the persons who have discovered this। ठीक है, तो ये दो जेंटलमैन हैं, इन लोग ने ये वैक्सीन डिस्कवर की थी, राइट। एंड ऑन देयर नेम कैलमेट एंड गुरियन। सो the C and G of BCG are these two, right? And Bacillus is the name for TB। क्लियर? तो बीसीजी वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है एक बेबी की लाइफ में। तो इसका क्या पर्पस है, कब लगती है, ये आपको पता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे निराश ना हो कि हम लोग कॉमर्स वालों को साइंस क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए तो कॉमर्स लिया था कि साइंस नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये बेसिक ही है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आई थिंक सबको पता होगा। हाँ, सो आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो देर आर टू scales that are normally used। there are two scales that are normally used। एक होता है सेल्सियस स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं कि इसको 102 बुखार है ना। तो वो 102 सेल्सियस नहीं हो सकता, बिकॉज सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो जाता है। वाटर बॉईल का मतलब इवेपोरेट हो जाता है, फाइन। सो इट कैन नॉट बी सेल्सियस, इट इज फ़ारेनहाइट। बट वो स्टैंडर्ड 37 ही है धनंजय। 36.4 पे अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसमें कुछ उसको कुछ बीमारी है या कोई इशू है उसके साथ। 36.4 हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड रिकॉर्डेड टेम्परेचर है एवरेज ह्यूमन बीइंग का, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 10 लोग का टेम्परेचर मेजर करोगे तो उसमें 9 लोग का 37 ही आएगा, इफ दे आर ऑल हेल्दी। ठीक है, तो दैट इज वाई 37 इज द मोस्ट कॉमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंसान का 37 से थोड़ा कम हो। थोड़ा ज्यादा होगा तो वो फीवरिश ही है, थोड़ा कम हो सकता है 36.4 हो सकता है, राइट। बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सभी का ऐसा होगा वैसा नहीं है। अगर आप 10 लोग का टेम्परेचर देखोगे तो उसमें से 8 या 9 लोग का 37 ही मिलेगा। तो दैट्स वाई दैट इज द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर इसी को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 98.4, राइट। तो फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, या डिग्री सेल्सियस में इतना हो सकता है। समझ आ रहा है? तो ये वाला जो टेम्परेचर है 98.4, दिस इज स्टैंडर्ड। इसको ही हम लोग मेजर करते हैं जो नॉर्मल थर्मोमीटर में जो डॉक्टर के यहाँ जाके हम लोग बताते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इसको तो 101 या 102 फीवर है, तो वो फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। ध्यान रहेगा। सो इट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है। ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कभी कभी लोगों का टेम्परेचर थोड़ा कम भी हो सकता है। दिस टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज along एज द डे प्रोग्रेसेस। हम लोग जब सो रहे होते हैं 4 AM पे, मोस्टली वी आर ऑल asleep, राइट। तो उस समय हमारा टेम्परेचर बहुत कम होता है, बिकॉज एक्टिविटी हमारी बॉडी की मिनिमल है उस टाइम पे। एंड व्हेन वी आर हाईएस्ट एक्टिव, ऑलमोस्ट 5 PM पे कोई भी नहीं सो रहा होता है, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला वाला इंसान मैं हूं नहीं, तो मुझे ये कन्वर्जन का फॉर्मूला भी ध्यान नहीं है, बट आई कैन टेल यू द स्केल। सेल्सियस स्केल होता है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी टेम्परेचर जो आपको सेल्सियस में पता है, राइट, so let us call it T, डिग्री सेल्सियस, राइट। So T-0/100 - 0, sorry, T-0/100 - 0, which is T/100, that should be equal to X - 32/180। तो ये जो T है, ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अगर आपको ये पता है, फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री सेल्सियस, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ X बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन, राइट। तो मुझे फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, बट आई नो द स्केल, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है, तो इस वजह से ये आप ध्यान रख सकते हैं। सेल्सियस स्केल का स्टैंडर्ड होता है 0 to 100, एंड फारेनहाइट स्केल का स्टैंडर्ड होता है 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों का डिफरेंस 180 वो नीचे आया, इन दोनों का डिफरेंस 100 वो इधर आया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट, तो आप इसको लिख सकते हो फ़ारेनहाइट, ये एक्स जो है इसकी जगह एफ ही लिख देता हूँ। तो एफ कितना हो जाएगा? एफ विल बी 9/5 into temperature in Celsius plus 32। So this will be the formula। ठीक है। 180 एंड 100 को कैंसिल किया तो 9/5 आएगा। So if you want to convert Celsius to Fahrenheit, you can use this formula। तो अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, तो यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू फ़ारेनहाइट इजीली यूजिंग दिस। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज? तो बहुत वेरिड आंसर्स आए हैं। द लार्जेस्ट बोन इज फीमर, राइट। तो आंसर ए है, आंसर ए फीमर। तो फीमर कहाँ पे होता है? फीमर इज इन द थाई। थाई बोन जो होती है वो हमारी, उस दैट इज टेक्निकली कॉल्ड फीवर, फीमर। मतलब हम उसको थाई बोन बोल ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेडिकल प्रोफेशनल्स इसको फीमर बोलते हैं, राइट। तो दिस कैन बी एज लॉन्ग एज 50 सेंटीमीटर, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट तो सारे ही हैं, अब अपने थिकनेस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोल सकते। स्ट्रॉन्गेस्ट भी वैसे यही होगा, थाई वाले। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक थाई वाला ही है। तो फीमर इज थाई बोन। उसके बाद आपके लेग में दो बोन्स होते हैं, एक होता है टिबिया और एक होता है फिब्यूला। तो अगर आप आपका लेग या किसी स्केलेटन का लेग देखोगे, तो इसमें दो बोन्स दिखेंगे, एक सिंगल बोन नहीं है। ये दो बोन्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे हैं, राइट। तो उसमें जो अंदर वाला होता है वो टिबिया होता है, और जो बाहर वाला होता है वो फिब्यूला होता है। फाइन। बाकी सारे बोन्स यहाँ पे शो किया हुआ है। इसमें जो बाकी भी लिखे हुए थे, ऑल ऑफ देम आर द बोन्स। ह्यूमरस इज ऑल्सो अ बोन। ह्यूमरस इज दिस बोन जो आपके शोल्डर से एल्बो तक जाता है, दैट इज ह्यूमरस। ठीक है, आपकी आर्म।
तो ये डायग्राम से आप बाकी बोन्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट वो आप देख सकते हो। टोटल कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 206। हाँ, 206। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 होते हैं। बच्चे के थोड़े ज्यादा होते हैं, बट वो बड़े होके कुछ बोन्स मर्ज हो जाते हैं। सो एडल्ट में, एक फुली डेवलप्ड ह्यूमन में 206 बोन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड? प्लासेंटा। हाँ, राइट। तो ब्लड इज बेसिकली दीज थ्री थिंग्स, डी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड सी प्लाज्मा। तो ब्लड में यही तीन चीजें होती हैं। उसका जो आपको फ्लूड है, बेसिकली वो इन्वायरमेंट है जिसमें आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी रहते हैं, राइट। सो दैट इज 55%, वो प्लाज्मा है। तो उसका जो फ्लूड है, राइट, जिसमें ये बाकी जो दो सेल्स हैं आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज ये एग्जिस्ट करते हैं। फाइन, वो प्लाज्मा नहीं होगा तो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी दे विल नॉट बी एबल टू मूव। ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सब का काम क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स and WBC white blood cell. Red blood cells, they are essential for transport of oxygen. WBCs, they are essential for fighting the illnesses. ठीक है, white blood cells. Placenta is the layer जिसमें बेबी रहता है when the baby is in the womb, राइट। तो प्लेसेंटा से ही उसको सारा न्यूट्रिशन मिलता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज द लंग्स। तो उसका जो ब्रीदिंग है बेबी का, व्हेन द बेबी इज इनसाइड द मदर्स वोम, तो वो ब्रीदिंग भी प्लेसेंटा की हेल्प से ही होती है। तो प्लेसेंटा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गन, उसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं। A stick appears bent when immersed in water. This is due to, बायो खत्म हो गया, फिजिक्स आ गया है। वेरी गुड। ठीक है, तो याद है आपको लाइट। फ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो साइंस ले सकते हो तुम लोग यार, सबको सब याद है। सो इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? सर, तारीफ तो थोड़ा रिफ्रैक्शन मीन्स ज्यादा नहीं व्हेन हो द रहा है लाइट आपकी? bends when moving from denser medium to rarer medium। तो अगर समझ लो यहाँ पे वाटर है, वाटर में कोई एक कॉइन रखा हुआ है, तो लाइट रेज यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाएगी, एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ये जो लाइन मैंने बनाई है दिस इज नॉर्मल। सो व्हेन अ व्यूअर इज हियर तो उसको क्या दिखाई देता है? हमें तो लाइट हमेशा, यही हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिली हुई है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ब्रेन ये फिगर आउट नहीं कर सकता कि ये लाइट बैंड होके आ रही है। सो ब्रेन थिंक्स दैट दिस ऑब्जेक्ट इज हियर। ठीक है। सो दैट इज व्हाई द ऑब्जेक्ट, इट कैन गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर ऑल्सो। हाँ, तो वो तो हो ही सकता है ना, रेयर टू डेंसर भी जा सकती है। तो जितने भी लोग आप लोग सन ग्लासेस यूज करते हो, स्पेक्टिकल्स यूज करते हो, तो उसमें भी लाइट रेयर टू डेंसर ही जा रही है। जो ग्लास का मटेरियल है दैट इज डेंसर मटेरियल। लाइट रेज पहले एयर में थी, फिर वो आपके ग्लास में एंटर करती है और फिर आपके आईज में एंटर करती है। तो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो इट कैन गो बोथ वेज, डेंसर टू रेयर भी जा सकती है, रेयर टू डेंसर भी जा सकती है। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, है ना। जी डिस्पर्शन, सर। डिस्पर्शन पता है क्या होता है? जब लाइट पार्टिकल्स gets broken, white light is broken into seven other this thing, हाँ, तो डिस्पर्शन इज व्हेन द वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स सेवन कंपोनेंट, सेवन कलर्स। component constituent color। हाँ, डिस्पर्शन में वेवलेंथ की वजह से डिवाइड हो जाती है, क्या बात है। ठीक है। हाँ, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के थ्रू अगर हम एक लाइट, वाइट लाइट पास करें तो इट स्प्लिट्स इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स।
So that phenomena of splitting the white light into 7 components is dispersion. ठीक है, बहुत बढ़िया. डिफ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया. मुझे लगा डिफ्रैक्शन शायद ना पता हो, क्योंकि 10th तक डिफ्रैक्शन नहीं था. तो डिफ्रैक्शन इज व्हेन द लाइट passes वेरी फाइन ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल मीन्स इतना फाइन कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो ऐसे कोई ऑब्स्टिकल से लाइट पास होती है तो इट बेंड्स. ठीक है, तो ये लाइट है जो स्ट्रेट है, बट व्हेन इट पासेस थ्रू दिस ऑप्टिकल तो इट बेंड्स. तो यहाँ पे ये बैंड होके बाहर निकल रही है. अगर ये ऑब्स्टिकल बड़ा कर देंगे तो उसका जो बेंडिंग है वो छोटा होता जाएगा. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग ऐसा होगा. लाइट यहाँ पे है, यहाँ पे एक वॉल है पूरी. इस वॉल में बहुत छोटा सा होल है, तो इस होल से लाइट पास होगी. तो यू कैन सी, अगर सामने एक और वॉल है तो इस वॉल का आपको ये वाला पार्ट भी दिख सकता है. जबकि लाइट नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट बिकॉज इट पास्ड थ्रू अ स्मॉल होल, तो यहाँ से वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको इतने बड़े एरिया में चीजें विजिबल होने लगेगी. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन. आई होप मैंने जो बोला समझ आया है. ठीक है, नेक्स्ट. इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द फैट डाइजेस्टेड? Liver? ना. लिवर में एक फैटी लिवर बोल के एक चीज होती है, बट दैट मीन्स लिवर इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फैट, एंड उस वहां पे वो जमा हो जाती है. स्टोमच, स्टोमच में नहीं होता. सो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन्स. हाँ, bile from liver. Okay, yeah. हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फैट डाइजेस्ट होता है. राइट, लिवर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फैट. क्लियर है? तो ये फैट डाइजेस्ट करने का एक डायग्राम है. मतलब उसका मैकेनिज्म है कि फैट डाइजेस्ट कैसे होती है. तो लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स, मतलब ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, फैट जो हमारे फूड में है वो ऐसे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दैट देन इट मिक्सेस विद द बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट क्या होता है? बाइल सॉल्ट कम्स फ्रॉम द लिवर. ठीक है, तो बाइल सॉल्ट के साथ मिक्स होके इट फॉर्म्स माइसेल्स. एंड देन वो पैनक्रियाटिक, पैनक्रियास से एक और लिक्विड सेक्रेट होता है लाइपेज, उसके साथ मिक्स होके देन इट बिकम्स फैटी एसिड. ठीक है, तो दैट इज हाउ द फैट इज अब्सॉर्ब. ठीक है, फैटी एसिड को फिर हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है. फाइन, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बायो हार्ड है. हाँ, फिजिक्स ठीक था. फिजिक्स मुझे भी पसंद, बट ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, यार क्या करूँ. मुझे लगा थोड़े बहुत तो ध्यान रहेंगे. हाँ, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? ये तो आपको ऐसे घर में भी पता होगा. ठीक है, जब इंडाइजेशन हो जाता है मतलब हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है. फाइन, हम मतलब आप लोग को तो शायद अभी नहीं होता होगा इस एज में, बड़े वो लोग को घर में होता होगा. ठीक है, सो इंडाइजेशन इज कि एसिडिटी हो गई है, बहुत ज्यादा एसिड फॉर्म होता है, उससे गैस भी आती है, गैस्ट्रिक हो जाता है. ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए व्हाट शुड बी गिवन एज द नेम सजेस्ट, एंटी एसिड और एंटासिड. ठीक है, तो इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए एंटासिड्स आर गिवन. तो एसिड जब ज्यादा, एसिड ऐसे हमारे स्टोमक में रहता ही है, एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन. बट जब एसिड ज्यादा फॉर्म होने लगता है तो फिर हमारे स्टोमक में एक लाइनिंग होती है जो उस एसिड से हमारे स्टोमक को बचाती है. तो वो लाइनिंग अफेक्ट होने लगती है, तो इट इज एसेंशियल कि जल्दी ही हम लोग ये एसिड फॉर्मेशन को क्योर करें. राइट, अदरवाइज इट कैन डैमेज द एसोफेगस ऑल्सो. ठीक है, तो एंटासिड्स देके हम लोग ये एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं. बी क्या होता है? एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स मतलब जो पेन किलर्स होते हैं ना,
जो हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल्स देते हैं कि नहीं सब ठीक है, तो ब्रेन को वो पेन फील होना बंद हो जाता है। ओके, इसका आंसर, वाई डू डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस एट नाइट? हाँ, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस है क्वेश्चन है, डेजर्ट में एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा कमी है वो वाटर है। तो प्लांट्स ऑल्सो फील दैट स्कैर्सिटी। तो वो लोग ने भी अपने आप को ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि दे नाउ डू फोटोसिंथेसिस एट नाइट। ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इफ यू रिमेंबर? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, एंड थर्ड सनलाइट। ठीक है, ये तीन चीजें जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में जो फोटो है, फोटो मींस लाइट, फोटॉन्स, राइट? तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है बट विदाउट लाइट, रात को हो रहा है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो देखिए इसमें ऐसा है कि, हाँ आंसर ए है वो करेक्ट है। बट फोटोसिंथेसिस का नाम में ही फोटो आ रहा है मींस लाइट। सो इफ दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस एट नाइट दैट मींस दे आर नॉट यूजिंग सनलाइट, तो वो कैसे हो सकता है फोटोसिंथेसिस विदाउट फोटो? They observe sunlight in the morning, मतलब हाँ, day में they observe sun. एब्जॉर्ब सनलाइट इन द डे, तो वो मतलब ऐसा है कि वो लोग तैयारी करके रखते हैं रात को, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग अब्जॉर्ब करते हैं तो उस टाइम पे इनके एक पार्ट है, वो पार्ट शायद मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्टोमेटा, राइट? तो स्टोमेटा होता है प्लांट्स में, दैट स्टोमेटा इज द पार्ट विच ओपन्स एंड क्लोजेस। जब ये ओपन होता है तो ये स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर सकते हैं और वहीं से इनका वाटर लॉस भी होता है। ठीक है, तो अगर डे लाइट में ऐसा होगा तो वो लोग CO2 अब्जॉर्ब तो कर पाएंगे बट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हीट वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। सो व्हाट दे डू द प्लांट्स इज दे अब्जॉर्ब द CO2 इन द नाइट। तो क्योंकि रात को सनलाइट या हीट बहुत कम है तो वाटर लॉस भी कम होता है थ्रू स्टोमेटा। तो वो लोग वो CO2 को अब्जॉर्ब करके रखते हैं एंड व्हेन द सन कम्स इन द मॉर्निंग फिर उस CO2 को वो लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो दैट इज हाउ दे आर एबल टू सेव वाटर। समझ आया? क्लियर है क्या? दे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यस वेदांत, वेरी गुड। ठीक है, एनेमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। याद है क्या? रेनफॉल नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, इट इज विंड स्पीड। एनेमोमीटर पहले ये होते थे, शायद पुराने हवेलियों पे भी ऐसा लगा रहता था। ह्यूमिडिटी के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है, ह्यूमिडिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मैनोमीटर। फाइन, ह्यूमिडिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा लैपटॉप का, 1 मिनट वेट करिए।
ठीक है। तो मैनोमीटर तो आप लोग को शायद पता भी होगा। बीपी मेजर करने के लिए जो डिवाइस आता है, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मो मैनोमीटर। जब आप आपके व्हीकल में हवा भरवाते होगे, तो भी वो हवा भरने के बाद एक और डिवाइस लगा के चेक करता है कि प्रेशर सही है कि नहीं। सो दैट डिवाइस इज ऑल्सो मैनोमीटर। रेनफॉल के सेंटीमीटर मेजर करने वाला बताता हूँ। रेन गॉज। ठीक है, तो रेनफॉल का मतलब कितना रेनफॉल हुआ है ये बताने वाला डिवाइस इज कॉल्ड रेन गॉज। तो रेनफॉल इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर, देखो दो टाइप से प्रेशर मेजर होता है। प्रेशर मेजर करने के ये दो डिवाइस हैं। ठीक है, एक है बैरोमीटर और दूसरा है मैनोमीटर। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों किस टाइप का प्रेशर मेजर करते हैं? बैरोमीटर यूजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप ऐसा समझिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी लेयर है एटमॉस्फेयर की, एयर की, बहुत ऊंची लेयर है। यू कैन ऑल्सो थिंक इट दिस वे कि हम लोग एक ओशन में रह रहे हैं, बट दैट ओशन इज नॉट ऑफ वाटर, दैट ओशन इज ऑफ एयर। ठीक है, जैसे समझ लो जो वाटर एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर बहुत डेप्थ तक भी जा सकते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारा पानी का लोड रहता है। वैसे ही हमारे ऊपर भी बहुत सारा एयर का लोड है, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है, तो ये एयर का कितना प्रेशर है, दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। तो ये एयर प्रेशर प्लेन्स में थोड़ा ज्यादा होगा। इफ यू गो ऑन द माउंटेन पीक्स तो वहां पे कम होगा। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग आजकल ये चढ़ने जाते हैं, क्या होता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं और वहां पे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन उनको बहुत इंजुरीज भी हो जाती है और कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज वहां पे इतने हाइट पे एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो इतना कम अगर प्रेशर है तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दीज टाइप्स ऑफ इंजरीज हैपन। मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर मेजर्स द प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक व्हीकल का। व्हीकल में अगर आप हवा भरवाने जाते हो, तो वो हवा डालने के बाद फिर एक डिवाइस लगा के चेक करता है कि प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं। कम है तो वो और हवा डालेगा, ज्यादा है तो निकाल देगा। राइट। सो वो जो डिवाइस है वो एक कंटेनर के अंदर एयर भरा हुआ है, उसका प्रेशर मेजर कर रहा है। तो दैट इज मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज नॉट मेजरिंग द प्रेशर ऑफ एन एयर विच इज इन अ कंटेनर, इट इज मेजरिंग द प्रेशर ऑफ फ्री एयर। समझ आया? तो दोनों ही डिवाइसेस प्रेशर मेजर करते हैं, बट दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। क्लियर है क्या भाई? होप क्लियर है। ठीक है, द फर्स्ट सैटेलाइट इन द स्पेस वाज लॉन्च्ड बाय। यूएसए नहीं है। ठीक है वेदांत, वेरी गुड। ना, ए इज रॉन्ग। यूके तो कतई नहीं है। आंसर इज यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर कौन सा कंट्री है, कहाँ पड़ता है? यूएसएसआर अब नहीं है। यूएसएसआर वाज देयर टिल 1992। आफ्टर दैट इट स्प्लिट इन 15 डिफरेंट कंट्रीज, 13 डिफरेंट कंट्रीज। हाँ,
जिनमें से सबसे बड़ा रशिया है। ठीक है, तो 1992 में यूएसएसआर से बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज बने, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। आजकल यूक्रेन एंड रशिया में बहुत दोस्ती चल रही है, राइट? तो वो 1992 से चल चालू है। ठीक है, तो यूक्रेन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रशिया और यूएसएसआर इन 1992। तो ऐसे और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, उज्बेकिस्तान भी था। ठीक है, तो ये सारे रशिया में से निकले थे। तो यूएसएसआर ने 1957, 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था स्पेस में, स्पुतनिक 1। ठीक है, तो दिस लॉन्च, ऑफ कोर्स, इट वाज अ बिग लीप फॉर ह्यूमन काइंड, बट इट वाज आल्सो द स्टार्ट ऑफ स्पेस वॉर। ठीक है, यूएसए तब तक थोड़ा पीछे था, बट इवेंचुअली यूएसए वॉन। तो अगर आप आज के कंटेक्स्ट में देखें, तो एज ऑफ December 13, 2022 देर आर दीज मेनी सैटेलाइट्स विच आर ऑपरेशनल। लॉन्च तो बहुत ज्यादा हुए होंगे, राइट? क्योंकि ये जो स्पुतनिक 1 गया था वो भी अब तो डिसफंक्शनल हो चुका होगा, बट उसका जो अभी भी ये जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोबेबली अभी भी स्पेस में घूम रहे हैं, पता नहीं है, राइट? सो दीज मेनी सैटेलाइट्स आर ऑपरेशनल। और नॉन ऑपरेशनल तो और बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे। इनमें से ऑलमोस्ट 4500 आउट ऑफ दी 6700, 4500 बिलोंग टू यूएसए ओनली, राइट? एंड ओनली 174 बिलोंग टू रशिया। रशिया हु वाज द पायनियर इन स्पेस प्रोग्राम्स, अभी वो कितना पीछे है? इफ वी काउंट द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एज अ पैरामीटर, तो रशिया उस पैरामीटर में बहुत पीछे है। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं। पहले तो दो चार टाइप के होते थे, कुछ जो वेदर बताते थे, कुछ जिनसे हम लाइव टेलीकास्ट देखते थे। लाइव टेलीकास्ट भी जो आता है वो सैटेलाइट्स की हेल्प से ही आता है, राइट? बट अभी सैटेलाइट्स का और बहुत सारे पर्पस हो गए। आजकल आप लोग जो जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं, वो भी सैटेलाइट की हेल्प से ही अपडेट होता है। अब बहुत जगह पे इंटरनेट की स्ट्रीमिंग भी सैटेलाइट की हेल्प से होने लगी है, राइट? तो सैटेलाइट्स आर इन ट्रेमेंडस यूज दीज डेज। अच्छा, ये सैटेलाइट्स की मोस्टली जो सैटेलाइट्स हैं उन सब की हाइट कितनी होती है? अर्थ से कितने हाइट पे होते हैं? दे आर अराउंड 400 किलोमीटर्स अबव। ठीक है, 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सिर्फ जो लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले सैटेलाइट्स हैं उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। दे आर एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी हाइट इतनी ज्यादा होती है। बाकी सारे जो सैटेलाइट्स हैं, वेदर वाले हैं या स्पाई सैटेलाइट्स हैं या फिर इंटरनेट टेलीकास्ट करने वाले सैटेलाइट्स हैं, वो सभी की हाइट इतनी ही रहती है। ठीक है, विच द फर्स्ट पर्सन टू यूज क्रिस्टल फॉर रेडियो वेव डिटेक्शन? क्या चीज का स्पेसिफिक रीजन? इतने ऊपर क्यों है? उसका रीजन ये है कि ये जो लाइव टेलीकास्ट शो करने वाले सैटेलाइट्स हैं, इनको हमें इक्वेटर के ऊपर रखना होता है, और ऐसा रखना होता है कि ये अर्थ के रोटेशन के साथ ही घूमे। मींस दे आर ऑलवेज अबव अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अर्थ। ठीक है, अगर आप अर्थ से देखोगे, अगर दिखता होगा, तो हमेशा वो सैटेलाइट आपको अपने ऊपर ही दिखेगा। अगर हम लोग इक्वेटर पे रह रहे हैं और यहाँ से अपने को ऊपर ही सैटेलाइट दिख रहा है, तो दैट सैटेलाइट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो ये अचीव करना होता है हमें, एंड इसके लिए हाइट जो रिक्वायर्ड है वो 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये वाले सैटेलाइट्स इक्वेटर के ऊपर प्लेस किए जाते हैं और वो अर्थ को इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। जो बाकी सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा पोल टू पोल जाते हैं, ये पोल से इस पोल तक जाएंगे, फिर वापस ऐसे इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। तो ये 400 किलोमीटर वाले सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा इस ओरिएंटेशन में जाते हैं। ये 36,000 वाले वो हमेशा इस ओरिएंटेशन में जाते हैं।
ठीक है, इसका अभी 3D में बनेगा वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया। हाँ, इसका आंसर बताइए। द फर्स्ट पर्सन टू यूज क्रिस्टल फॉर रेडियो वेव डिटेक्शन। बी? नहीं, आंसर ए है, जेसी बोस वॉज अ साइंटिस्ट एंड बोटेनिस्ट बोथ। ठीक है, तो आंसर इज ए, जगदीश चंद्र बोस। तो उन्होंने ही सबसे पहले डिटेक्ट किया था कि रेडियो वेव्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और उनको रिसीव कर सकते हैं। तो आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज जो रेडियो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, तो द फादर ऑफ दैट वाज जेसी बोस, राइट। तो रेडियो सिग्नल्स एक जगह से ट्रांसमिट करना और दूसरे जगह पे उनको उनको एक डिवाइस की हेल्प से रिसीव करना, और फिर उनको वापस से कन्वर्ट करना ऑडियो सिग्नल में। ठीक है, तो दैट वाज ऑल डन बिकॉज ऑफ जेसी बोस। सब कुछ उन्होंने किया था वैसा नहीं है, बट सिग्नल रिसीव करना सबसे इंपॉर्टेंट था, वो उन्होंने करके बताया। ठीक है, उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट। तो जगदीश चंद्र बोस शोड एक्सपेरिमेंटली प्लांट्स टू हैव लाइफ। तो आजकल हम लोग जो बोलते हैं प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स हैव लाइफ, तो दैट वाज आल्सो प्रूव्ड बाय जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है जो हमारे घरों में आती है? पीएनजी। ठीक है, सूरत में मैक्सिमम घरों में शायद ये पाइप गैस ही है, दैट इज कॉल्ड पाइप्ड नेचुरल गैस। कहीं कहीं पे गैस का एक सिलेंडर आता है, बाटला बोलते हैं जिसको, दैट इज कॉल्ड एलपीजी, राइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोनों में गैस सेम ही होती है, सिर्फ यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इधर वो गैस फॉर्मेट में ही रहती है, राइट। तो उसको लिक्विफाई किया जाता है बहुत हाई प्रेशर देके, और फिर उसको उस सिलेंडर में भरा जाता है, बट वो गैस सेम ही होती है। तो दैट इज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट? ठीक है सिद्धि। कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कार्बन एक एलिमेंट है जिसके बहुत सारे कंपाउंड्स बना के डाले गए हैं, कंपाउंड्स होते हैं नेचुरल गैस में, बट कार्बन कैन नॉट बी। मीथेन। ठीक है, सो आंसर इज हाँ। मेथेन, राइट। एलपीजी और पीएनजी दोनों ही नेचुरल गैस होते हैं। तो मेथेन का केमिकल फॉर्मूला था CH4, इफ यू रिमेम्बर। ये तो सबसे इजी था याद रखना। तो मेथेन इसमें मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा थोड़े बहुत गैसेस और भी होते हैं नेचुरल गैस में, जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, तो नेचुरल गैस यूज करने का एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स? बाकी फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? जैसे कोल है, तो कोल भी यूज किया जा सकता है टू कुक फूड घरों में, बट उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, राइट। तो यहाँ पे पोल्यूशन का कितना एडवांटेज है इन केस ऑफ नेचुरल गैस वो बताया गया है कि कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं उसका 1/10 पोल्यूशन होता है गैस बेस्ड पावर प्लांट से। ठीक है, ओके। तो ये बताइए, यहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं या बीमारियां हैं, और यहाँ पे डेफिशिएंसी मतलब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट कम है हमारे बॉडी में, और इस तरफ है कि उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो रही है। ये दो चीजें हैं। ठीक है,
सो मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आया है, विच इज करेक्ट ऑल्सो, राइट। तो आंसर इज ए। ठीक है। तो क्वाशियोकर हैपन्स बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन हैपन्स, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज। Diabetes because lack of इंसुलिन sugar. जब सेक्रेट होना बंद हो जाता है हमारी बॉडी में, तो फिर हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं टू कंट्रोल द डायबिटीज। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। एंड थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की कमी से गाइटर। तो ये क्या बीमारियां होती हैं, इनके क्या देखने में कैसा लगता है, वो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है। डायबिटीज तो आई थिंक सभी जानते हैं डायबिटीज क्या है। सो क्वाशियोरकर इज, मोस्टली ये बेबीज में होता है, इन्फेंट्स में होता है। जब अगर उनमें प्रोटीन की कमी हो जाए तो उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अफेक्ट हो जाता है, राइट। गाइटर इज दिस, वो किसी को भी हो सकता है जिसमें गर्दन पे बहुत मोटे मोटे ये कुछ ग्लैंड्स बन जाते हैं। एंड स्कर्वी में वी हैव दिस पेल स्किन, लॉस ऑफ टीथ, राइट, एंड swollen eyes, sunken eyes। ठीक है। सो दैट यू रिमेम्बर बेटर, तो कौन सी बीमारी क्या होती है वो भी मैंने यहाँ पे बता दी। ये बताइए। फिजिक्स में आपको ध्यान होगा, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसका यूनिट साथ में लिखते हैं। ठीक है। B. ठीक है। अभी जिसने भी आंसर दिया वो सही है। सो आंसर इज बी, नॉट डी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम, 10th में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। चार्ज एक चैप्टर आया था फिजिक्स में। ठीक है। फोर्स 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन, फोर्स का यूनिट। पावर इज वॉट, पावर तो आप लोग Energy is ऐसे भी joule. बहुत, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आप परचेज करते हैं तो उसमें पावर की बात तो होती ही है। ये 40 वॉट का है, 1000 वॉट का है, कितना है, राइट। तो पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉट, एंड एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है। हम्म। ये एक और, अगेन वही सेम चीज, डेफिशिएंसी है और सामने डिसीज है। तो कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है ये बताएं। Sir, option B. ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी भी हो सकते हैं अगर आपको एक भी पता है, एक सही कनेक्शन भी पता है और वो एक ही ऑप्शन में, तो उसी से आपको बाकी पता चल जाएंगे, राइट। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Vitamin A is night blindness, तो उससे हम पता कर सकते हैं। वेरी गुड। सो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस आयरन से अनीमिया, क्या? आयोडीन से गोइटर। हाँ, आयरन से अनीमिया, आयोडीन से गोइटर। आयरन की कमी से एनीमिया, राइट, एंड आयोडीन से, राइट। एक सेकेंड बस। हम्म, ठीक है।
तो बेरी बेरी इज इलनेस जहाँ पे आपके पूरे बॉडी पे ऐसे डॉट्स हो जाते हैं, राइट? सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर? लिवर इनमें से क्या नहीं करता है वो बताना है. नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर. हम्म. ठीक है. तो लिवर ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं करता ना, ब्लड फिल्ट्रेशन तो किडनीज में होता है. ठीक है, बाकी सारे काम लीवर कर सकता है, करता है, राइट? सिर्फ ब्लड फिल्ट्रेशन इज नॉट गिवन टू लिवर. ब्लड फिल्ट्रेशन इज डन बाय किडनीज. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्स जो आप बोलते हो ना, डिटॉक्स करने जा रहे हैं, तो डिटॉक्स करने का मतलब अपने बॉडी से जो भी हार्मफुल चीजें हैं वो निकालना हमारे फूड चेन से, राइट? तो वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है. तो उसके लिए आप कुछ अच्छी चीजें खाते हो, वो तो होता ही है. उसके अलावा लिवर भी डिटॉक्सिफिकेशन करते रहता है पूरे टाइम. ठीक है. विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन? ये आप लोग को ध्यान होगा. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज क्या? राइबोसोम ना. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ अ सेल. रेस्पिरेशन मतलब सेल को एनर्जी मिलती है. तो आपने शायद ये सेंटेंस पढ़ा होगा बहुत बार, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. तो हाउ इज माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस? बिकॉज इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन से ही सेल को एनर्जी मिलती है. ठीक है. सो दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. द प्रोसेस by which cell in plant and animal break down sugar and turn it into energy. ठीक है, दैट इज रेस्पिरेशन. ध्यान रहेगा. तो ये सेंटेंस तो सबको ध्यान रहता है, साइंस किसी ने पढ़ी हो कि नहीं. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो उसका रीजन ये है. विच ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपेंट? ना. ओ नहीं है. ओ इज यूनिवर्सल डोनर. जो लोग भी ओ बोल रहे हैं वो लोग यूनिवर्सल तो उनको याद है, बट दे मिक्स्ड विद दिस. तो ओ लोग, ओ वाले लोग जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट ओ. ठीक है. सो रिसिपेंट, यूनिवर्सल रिसिपेंट है ए बी वाले लोग, राइट? तो ये है. ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके अंदर बी के लिए एंटीबॉडी होते हैं, बी वाले में ए के एंटीबॉडीज होते हैं. ठीक है. ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होते, राइट? सो दैट इज वाई दे कैन एक्सेप्ट फ्रॉम ए बी एज वेल एज फ्रॉम ओ, क्योंकि वो कोई भी चीज के अगेंस्ट नहीं है. ठीक है. उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होते. ठीक है. दैट इज वाई दे कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम एनीवेयर. तो ऑफ कोर्स ए बी वाले तो कर ही सकते हैं, ए एंड बी से भी कर सकते हैं. ठीक है. ओ, बिकॉज उसमें ए और बी दोनों के एंटीबॉडीज हैं, इसलिए वो ए से भी नहीं ले सकते और बी से भी नहीं ले सकते. ठीक है. दैट इज वाई दे कैन नॉट एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ईदर ए और बी और ए बी. ठीक है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होती हैं, ऑफ कोर्स.
तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और उसका मैंने फंक्शन भी शायद बता ही दिया था उस समय। सो द फंक्शन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। वो रीजन उसका ये होता है कि इन लोग का रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो कि रिक्वायर्ड है उससे कम होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल है, ये जब पास होती है हार्ट से, तो वहां से वो ऑक्सीजन पिक करती है एंड देन इट कैरीज दिस ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वहां पे जाके ऑक्सीजन को वो लोग डिटैच कर देते हैं एंड दे कम बैक टू द हार्ट। ठीक है, which hormone is responsible for regulating blood glucose level in humans? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हाँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जहाँ से सिक्रीट होता है इंसुलिन, और वो ब्लड ग्लूकोज को ब्लड ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके इसको हमारी बॉडी में इनसॉल्युबल बना देता है और उसको हमें निकालने में हेल्प करता है। राइट, अगर इंसुलिन सिक्रीट होना कम हो जाए या बंद हो जाए तो फिर ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डायबिटीज। ठीक है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन फिर लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो मोरलेस आपको सभी को याद ही हैं चीजें। जो ये इंसुलिन है वो पैंक्रियाज एक ऑर्गेन है, वहां से सिक्रीट होता है एंड फिर इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। विटामिन B12 is primarily involved in energy production। आंसर, ठीक है, सो इट इज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो B12 की अगर कमी है तो आपके बॉडी में जो आरबीसी फॉर्म होना चाहिए जिस रेट से, उस रेट से नहीं होगा। तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अनफॉर्चुनेटली विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन मैनी वेजिटेरियन आइटम्स। ठीक है, तो विटामिन बी का जो सोर्स है वो नॉनवेज आइटम ज्यादा है। ठीक है, दैट इज वाई विटामिन B12 की कमी मोस्ट वेजिटेरियंस में होती ही है। ठीक है, तो दीज आर सम अदर फंक्शंस ऑफ विटामिन B12। ब्रेन को हेल्दी रखता है, हेल्प्स इन फॉर्मिंग द रेड ब्लड सेल्स, हेल्प्स टू फॉर्म जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो जो जेनेटिक मटेरियल है DNA एंड RNA, वो फॉर्म करने में विटामिन B12 ही हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन K इज एसेंशियल फॉर Wound healing. वुंड हीलिंग नहीं है, इट इज ब्लड क्लॉटिंग, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वुंड हीलिंग नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग इसका आंसर है। तो अगर आपको समझ लो कोई कट लग गया, तो कितनी जल्दी आपका ब्लड फ्लो रुकेगा? कट लगा तो एक बार तो ब्लड फ्लो होगा, वो कितनी जल्दी रुक जाता है ब्लड फ्लो, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपके बॉडी में कितना विटामिन K है। जितना ज्यादा विटामिन K होगा उतना जल्दी ब्लड फ्लो रुकेगा। दैट डज नॉट मीन कि आपका वुंड हील हो गया, वो हील होने में तो टाइम लगेगा और, राइट, बट ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो पहला पर्पस होता है बॉडी का कि ब्लड फ्लो रुके। जो डॉक्टर्स का भी होता है, बॉडी भी वही चीज करती है, ब्लड फ्लो को पहले रोकती है एंड फिर इंटरनली बाकी चीजों की हेल्प से वो जो वुंड है वो हील होता है, फिर जो क्लॉट बना था वो क्लॉट अपने आप हट जाता है। ठीक है, सो क्लॉटिंग इज डन बिकॉज ऑफ विटामिन K। राइट, ध्यान रहे हो। Which part of the brain is responsible for regulating balance and coordination?
ठीक B. ठीक है. So the answer is B, cerebellum. Cerebellum and cerebrum both are the parts of brain. सेरेबेलम ब्रेन का यहाँ पीछे वाला पार्ट होता है, जो ये हमारी स्पाइन के साथ कनेक्टेड होता है, स्पाइन एंड ब्रेन के बीच में होता है. दिस इज सेरेबेलम. ठीक है. एंड सेरेब्रम ये ऊपर वाला पार्ट होता है. दिस इज सेरेब्रम. तो सेरेबेलम ये है. दिस इज द पार्ट दैट हेल्प्स इन बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड? तो अब देखिए, ये ऐसे केमिकल रिएक्शन देख के आपको लग सकता है कि तो साइंस का क्वेश्चन है. दिस इज नॉट डिकम्पोजिशन, दिस इज कॉम्बिनेशन. राइट, वेरी गुड. तो यहाँ पे दो अलग अलग केमिकल्स मिलके एक सिंगल केमिकल बना रहे हैं, तो ये कंबाइन हो रहे हैं. कंबाइन होके ये बन रहा है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन. डिकम्पोजिशन इसका उल्टा होता है. अगर इसको तोड़ के हम लोग ये बनाए, ठीक है, अगर इसको तोड़ के हम लोग ये बनाए तो वो डिकम्पोजिशन कहलाएगा. बट अभी ये कॉम्बिनेशन. तो ये क्वेश्चंस इजी ही हैं साइंस के. एज यू कैन सी, मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीयूईटी से निकाले हैं. फाइन. तो ऑल ऑफ देम आर इजी क्वेश्चंस. तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एग्जाम में आए तो आप ऐसे छोड़ना नहीं. ठीक है. तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम. क्या बात है, हीट करके निकल रहे हो. पेंटा. नहीं. सोडियम कार्बोनेट तो देखो सभी में कॉमन है, तो ऑप्शंस भी इजी ही आते हैं. राइट. सोडियम कार्बोनेट तो पक्की बात है, आपको ध्यान क्या रखना था कि कितने वाटर हैं उसके साथ. सो इट इज डेका हाइड्रेट. हाँ. सो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया. Na इज सोडियम, कार्बोनेट इज CO3. डेका मीन्स 10. तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, दैट इज इट इज कॉल्ड डेका हाइड्रेट. ठीक है. पेंटाहाइड्रेट मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. पेंटाहाइड्रेट मीन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. टेट्रा मीन्स 4 होते हैं. ऑक्टा मीन्स 8 होते हैं. तो ये नहीं है, डेका है 10. ठीक है. तो बस आपको ध्यान में रखना है कि 10 है वाटर मॉलिक्यूल्स. ये बताइए. प्रोटोजोआ. सो आंसर इज बैक्टीरिया. इसका मीनिंग क्वेश्चन का ये है, इन्फ्लुएंजा हैपेंस बिकॉज ऑफ वायरस. इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू. राइट. इन्फ्लुएंजा हैपेंस बिकॉज ऑफ वायरस. टाइफॉइड हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट? तो आंसर इज बैक्टीरिया. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि वायरस की कमी, वायरस की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है. तो इसके लिए आप ये टेबल ध्यान रख सकते हैं. बैक्टीरियल डिसीजेज हैं ये सारे, वायरल डिसीजेज हैं ये सारे. दो वायरल फीवर जो होता है, कॉमन कोल्ड जो होता है, वो फ्लू, वो सारे वायरल डिसीजेज हैं, वायरस की वजह से होते हैं. ठीक है. आजकल डेंगू फीवर चला हुआ है, चिकनगुनिया चलता है कभी कभी. तो डेंगू फीवर आजकल कर्नाटका में बहुत है, हमारा बेंगलोर में. तो वहां पे तो इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है डेंगू को. ठीक है. तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, मेजर मेजर कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से ऐसे होती है. तो ये मैं शेयर तो कर ही दूंगा आपको, तो वहां से आप देख सकते. द मोलिकुलर मास ऑफ हैवी वाटर इज. हैवी वाटर क्या होता है? अगर आप लोग ने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो ये आया होगा. नॉर्मल जो वाटर है जो हम लोग पीते हैं या घरों में यूज करते हैं, दैट इज H2O. H3O होता है ना? नहीं. तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, दैट इज ड्यूटीरियम. तो ड्यूटीरियम इज D. तो अगर हाइड्रोजन की जगह पे वो आइसोटोप यूज किया जाए तो दैट बिकम्स D2O, विच इज हैवी वाटर. ठीक है. ड्यूटेरियम. तो हाइड्रोजन
में एक प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ड्यूटेरियम में दो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, नहीं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन में वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। ड्यूटेरियम में वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 20। ऑक्सीजन का 16 है, ये तो आई थिंक सबको ध्यान होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 18 होता है, H2O का D2O का हो जाएगा 16 + 4, तो 20। ठीक है। विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ये तो आई थिंक पता चल जाना चाहिए। क्लोरीन, राइट। तो क्लोरीन इज यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर। वेरी गुड। तो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? वाई डू वी यूज ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे काम है, क्लीनिंग टाइल्स, क्लीनिंग वाटर टैंक। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत जगह पे यूज होता है। बहुत सारे स्टेन्स हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। तो इन सभी में मेन जो कंपोनेंट है वो है क्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लीचिंग पाउडर का एड का ही फोटो डाला है। कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने छिपा दिया है। विच इज द हैवीएस्ट गैस? ये सभी के सभी गैसेस हैं, यहाँ पे डी नहीं लिखा मैंने, तो ऑल ऑफ देम आर गैसेस। इनमें सभी में हैवीएस्ट कौन सा है? तो आंसर इज रेडॉन। रेडॉन इज द हैवीएस्ट गैस। तो रेडॉन का जो मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास है वो है 222। तो हाइड्रोजन जो कि लाइटेस्ट गैस है उसका मास 2 होता है, H2। इसका मास 2 होता है। तो रेडॉन उससे 220 टाइम्स ज्यादा हैवी है, उसका एक मॉलिक्यूल। ठीक है। एंड इट इज डेंजरस ऑल्सो। ये जो गैस है रेडॉन वो डेंजरस है। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के डिके होने की वजह से बनती है, यूरेनियम के डिके होने की वजह से बनती है। तो ये अर्थ के अंदर जहाँ पे भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रेजेंट है वहां पे रेडॉन गैस निकलती है, क्योंकि उनके डिके होने की वजह से रेडॉन गैस बन चुकी है वहां पे। ठीक है। सो रेडॉन गैस इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस। ठीक है। तो आगे थोड़ा और बचा है। अच्छा, ये चलो और कर लेते हैं। मायोपिया इज नोन एज, इनमें से कौन सी बीमारी मायोपिया है? Near वेरी गुड, sightedness. नील। ना, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। Near sightedness. ठीक है। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। तो अगर आप बोलते हैं कि आई हैव मायोपिक विजन, इसका मतलब आप पास की चीजें देख सकते हो, यू कैन नॉट सी दूर की चीजें, राइट। और बहुत बार ये ऐसे फिगरेटिवली भी यूज होता है कि किसी ने कोई डिसीजन लिया बट इट वाज ओनली अ मायोपिक डिसीजन, मतलब उसने बहुत दूर का नहीं सोचा, जल्दी जल्दी में कुछ डिसीजन ले लिया ऐसा, राइट ना, दूर की नहीं सोची। जैसे आप लोग सोचो कि साइंस को क्या काम आएगा। ठीक है, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं। तो ये आपका मायोपिक विजन हो गया, हो सकता है आप लोग को बाद में एंट्रेंस एग्जाम्स में काम पड़े। ठीक है, समझ आया? तो मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं वो मैंने इस डायग्राम में समझाया है। मायोपिक अगर कोई है तो उसको दूर की चीजें जब वो देखेंगे तो उनका जो फोकस होगा ऑब्जेक्ट का वो इधर रेटिना पे नहीं बनेगा, वो थोड़ा आगे बनेगा। बट वी वांट कि ये रेटिना पे बने, तो इसके लिए हम लोग बीच में एक लेंस डालेंगे एंड दैट लेंस विल बी कॉनकेव लेंस। वो कॉनकेव लेंस डाल के हम इस ऑब्जेक्ट को रेटिना पे फोकस करवा देते हैं। ठीक है। एंड दैट इज हाउ द पर्सन इज एबल टू सी प्रॉपरली। समझ आया? ठीक है। तो पीएच स्केल ये भी आप लोग ने पढ़ा होगा।
द सॉल्यूशन विथ पीएच स्केल मोर देन 7 इज बेसिक। Basic. Less तो than एक 7 is स्केल acidic. होता है पीएच More. स्केल जो 0 to 14 रेटिंग होती है जिसकी, जिसमें 7 इज न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक है और 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। तो यहाँ पे जो पीएच रीडिंग है वो मोर देन 7 है, दैट मीन्स वो बेसिक है। ठीक है, उससे कम है तो एसिडिक है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी थोड़ी और स्लाइड्स बची हैं बट अभी मैं बाद में करेंगे, या मैं आप लोग को ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। मोर और लेस तो हो गया है। ठीक है, तो अभी हम डिसकंटिन्यू करते हैं। वील मीट अगेन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट स्पेस। ठीक है, कौन सा प्लेनेट के कितने सैटेलाइट्स हैं, कौन सा प्लेनेट कितनी दूर है, ये सारी चीजें, तो वी विल टॉक अबाउट स्पेस। ठीक है धनंजय, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Good night. हेलो। हाँ बोलो धनंजय। सर ये जैसे कि आज तो साइंस की क्लास हो गई और जो अपने बाकी की जीके होती है इन जनरल वाली पॉलिटिक्स वाली, सर वो सब तो यहाँ वहाँ से न्यूज़ वगैरह सब प्रिपेयर हो जाती है और इन सब के लिए अपने एक्स्ट्रा कर सकते हैं फिर। एक्स्ट्रा जीके में और जरूरत नहीं है, अगर ये सब क्लासेस कर रहे हो तो मैं जहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे करा दूंगा। बाकी तुम बस जो डेली का न्यूज़ है बस वो फॉलो करते रहो। तो सर वो करंट, सब मैं ट्विटर पे देख लेता हूँ तो वो सब मेरे को तो हो जाता है सही। हाँ तो बस उतना ही करना है, करंट अफेयर्स तुम फॉलो करते जाओ, बाकी ये सब जो है वो मैं करवा दूंगा। अच्छा ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके हाँ।